अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और रोकथाम, सुकर की झारसुक नस्ल के पालन से बढ़ेगी किसानों की आय। प्रदेश में गेहूं की फसल हरी भरी लहलहा रही है। ये फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्था पर है और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई तरह के हानिकारक रोगों का प्रकोप होता है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए फसल को इनकी रोकथाम करना जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपाय को अपनाएं, इसके बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। आप गेहूं लगा रहे होंगे या लगाने की स्थिति में होंगे, और आप जानते हैं कि गेहूं में कई तरह का बीमारी आती है और आपको लगाने के पहले आपको ये सब जानकारी होना आवश्यक है। तो कुछ बीमारियां जो है आप देखेंगे कि जो है पौधा लगाने के बाद पत्तियों पर, कुछ जो है बाली बनने के बाद आता है, तो आपको उसको पहचानने की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम जो है अभी गेहूं लगाने के बाद पत्तियों पे छोटे छोटे स्पॉट, जिसको कि हम लोग झुलसा बीमारी कहते हैं या आप उसको पर्ण अंगमारी भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे ही लगा देते हैं पौधा, उसके बाद पत्तियों पे छोटे छोटे गोलाकार धब्बे या अंडाकार धब्बे जो है भूरे रंग का वो है शुरुआत की स्थिति में दिखाई देना शुरू करता है, और बाद की स्थिति में ये जो धब्बे हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिलने के कारण से पूरा पौधा आपका झुलसा हुआ नज़र आता है। रोग को उसके बचाव के लिए आप जब गेहूं लगा रहे हैं तो उम्मीद है कि आप बीज उपचार करके लगाए होंगे। तो बीज उपचार के लिए आपको, जैसे कि जानते भी होंगे आप, कार्बोक्सिन या कार्बेंडाजिम का आप 2 ग्राम मात्रा या 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप जो है आप इस्तेमाल करके बीज उपचार करके आप उसको लगाएंगे। अगर खड़ी फसल में ये बीमारी आपको दिखाई दे तो कई तरह का जो है फफूंदनाशक जो है बाज़ार में उपलब्ध है, जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंजीसाइड की, जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है। तो मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो कम्बिनेशन वाला जो फफूंदनाशक है, उसका 2 से 2.5 ग्राम मात्रा आप प्रति लीटर पानी में डालकर आप उसका एक छिड़काव, जैसे ही आपको बीमारी दिखाई दे या इसके जो सिम्टम आपको दिखाई दे तो आप एक छिड़काव कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्थिति आपके खेत का या पौधे का ख़राब है तो आप दूसरा छिड़काव जो है 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतराल पे दूसरा छिड़काव कर दें। गेहूं का करनाल बंट रोग। यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल, हरियाणा से रिपोर्ट किया गया था। इस रोग का कारक एक कवक टिलेसिया इंडिका है।
यह रोगजनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग को नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। इस रोग से दानों के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। रोकथाम के लिए खड़ी फसल में प्रोपिकोनोजोल 25 सीसी 0.1% घोल का छिड़काव डफ अवस्था में करें। इसके साथ ही जो दूसरा बीमारी है जिसको कि हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि खड़ी फसल में जब दाने बन जाते हैं उस समय जिसको कि हम आभासी कंडुआ या लूज स्मट कहते हैं, तो लूज स्मट के लिए ये बीमारी जो है सीड के द्वारा या बीज जनित बीमारी है। तो बीज जनित बीमारी के लिए हमको बीज उपचार एक आवश्यक काम होता है कि बीज उपचार करेंगे। तो इसके बीज उपचार करने के लिए कार्बोक्सिन या कैप्टान, थीरम या जो भी केमिकल हो, या मान लीजिए कि नहीं है तो आप जो है कोई भी सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का मिश्रण वाला उससे बीज उपचार 2.5 ग्राम की मात्रा की दर से प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़ी फसल में अगर ये बीमारी आपको दिखाई दे तो इस स्थिति में को करना ये है कि आप जो आक्रांत पौधा है उसके जो दान बाली है उसको आप पॉलीथीन से ऊपर से ढक देंगे और उसको काट के आप उसको ज़मीन के नीचे दबा देंगे, क्योंकि इससे जो है दूसरे पौधे जो स्वस्थ पौधे के बालियों में भी इससे बीमारी हो सकता है। चूर्णील आसिता रोग देश के हर उस क्षेत्र में जहां कहीं भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है इस रोग का प्रकोप देखा गया है। यह रोग इरिसिफी ग्रैमनिस फिटिसाई नामक कवक से होता है। इस रोग के लिए ठंडे क्षेत्र एवं ठंडे मौसम जहां वातावरण का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है अनुकूलित स्थिति है। प्रारंभ में इस रोग के लक्षण पत्तियों की ऊपरी सतह पर गेहूं के आटे के समान सफेद धब्बे के रूप में बिखरे दिखाई देते हैं। बाद में उपयुक्त स्थितियां पाकर बालियों तक भी पहुंच जाते हैं। इस रोग से संक्रमित पत्तियां पीली एवं फिर भूरी पड़कर सूख जाती हैं। रोगी पौधे में कल्ले कम बनते हैं तथा दाने हल्के एवं सिकुड़े हुए बनते हैं। फसल की प्रारंभिक अवस्था में यदि यह रोग प्रभावी हो जाए तो उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तीसरा जो बीमारी है जिसको कि हम लोग हरदा रोग कहते हैं, हरदा जो है जिसको कि अंग्रेजी में रस्ट कहा जाता है, ये 3 तरह का रस्ट होता है, स्टेम रस्ट, ब्राउन रस्ट और तीसरा जो है पीला रस्ट। पीला मतलब येलो रस्ट। तो तीनों रस्ट का सिम्टम जो है अलग अलग होता है। तो ये बीमारी मुख्यतः आप देखेंगे कि बाद की स्थिति में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्च के लेट मार्च की स्थिति में जो है आप देखेंगे कि ये बीमारी कभी कभी हमारे प्रदेश में दिखाई देता है। तो उससे बचाव करने के लिए आप बीज उपचार तो करेंगे ही, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कुछ बीमारियों के लिए बताया। साथ ही आप देखेंगे कि प्रोपिकोनाजोल का मात्रा जैसे ही आपको दिखाई दे तो 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप छिड़काव कर दें, अथवा आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप एक छिड़काव कर दें। अगर बहुत स्थिति खराब हो तो आप दूसरा छिड़काव जो है 10 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विभिन्न बीमारियों से अपने गेहूं के पौधों का बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। राज्य के आदिवासी और कमजोर तबके के बीच सूकर पालन वर्षों से परंपरागत व्यवसाय और नियमित आय का साधन रहा है, लेकिन अब दौर बदल रहा है। आज प्रदेश के कई युवा इस व्यवसाय से लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। इसी क्षेत्र में काम करते हुए रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने सूकर की एक नई नस्ल झारसूक तैयार की है, जो कि किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार।
हमारे जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं, रोजगार की तलाश में रहते हैं और बहुत सारे युवा लोग अभी पशुपालन से जुड़ रहे हैं। पशुपालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जिससे हमारे किसान जो हैं युवा इससे जुड़कर काफ़ी आमदनी कर सकते हैं। पशुपालन की बात झारखंड में करते हैं तो जैसा हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है कि सूकर की संख्या की बात करें तो भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में दूसरे स्थान रखता है और यहाँ पे ज़्यादातर किसान पारंपरिक तरीके से सूकर पालन करते हैं। बहुत ही पुराना व्यवसाय है और हमारे ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में भी बहुत सारे किसान सूकर पालन से जुड़े हैं। सूकर पालन अगर वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो अभी जो किसान कर रहे हैं उनसे 2 से 3 गुना उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो वैज्ञानिक तरीके से सूकर पालन करने की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो है कि नस्ल की बात करते हैं कि सूकर का नस्ल जो है कि किस नस्ल का पालन करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आहार व्यवस्था, आवास व्यवस्था, तो ये सब चीज़ है कि वैज्ञानिक तरीके से जो अगर सूकर पालन की बात करते हैं तो ये सब बातें इसमें आती है। देसी सूकर गांव में पाया जाता है जो अनुत्पादक नस्ल का होता है। इनकी वृद्धि दर बच्चे देने की क्षमता बहुत कम होती है तथा आर्थिक दृष्टिकोण से ये कम उपयोगी है। वही झारसुक सूकर की एक संकर प्रजाति है। झारसुक झारखंड के अलावे अन्य राज्यों में भी पाली जा सकती है। झारसुक प्रजाति देसी सूकर एवं ब्रिटेन के टैमवर्थ नस्ल के संस्करण से विकसित की गई है। सूकर की प्रजाति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो तैयार की गई है जिसका नाम है झारसुक, यह एक संकर नस्ल है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि ये हाइब्रिड नस्ल है और ये देसी नस्ल के साथ मिला करके इसको बनाया गया है। तो ये यहाँ के वातावरण के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है दूसरे पशुओं की तुलना में, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो है विदेशी नस्ल के भी सूकर पालन करते हैं और जो झारसुक नस्ल है वो विदेशी नस्ल की तुलना की, अगर विदेशी नस्लों से तुलना करें तो इसमें बीमारियां की संभावना कम होती है। अगर देसी नस्ल से झारसुक की तुलना करें तो देसी की तुलना में इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा फायदा होता है। तो झारसुक नस्ल एक वरदान साबित हो रहा है हमारे किसानों के लिए जो सूकर पालन से जुड़े हैं और वो 2 से 3 गुना ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। ज़्यादातर किसान अभी भी देसी नस्ल के सूकर पालन कर रहे हैं। उनको ज़रूरत है कि अब वो उन्नत नस्ल के सूकर पालन करके जो झारसुक नस्ल है उसका पालन करके वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी करें। झारसुक की विशेषताएं, यह नई प्रजाति देखने में चमकीले बालों वाले तथा शरीर से काफी सुडौल होती है। ये एक काले रंग की नस्ल है। फलस्वरूप इसका मांस उजले सूकर के मांस की अपेक्षा महंगा और आसानी से बिकता है। ये प्रजाति 1 वर्ष की उम्र में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 100 किलो वजन का हो जाती है, जबकि देसी सूकर मात्र करीब 40 किलो वजन का ही हो पाता है। देसी सुकरी एक बार में 4 से 7 बच्चे देती है, जबकि झारसुक 8 से 12 बच्चे देती है। यह नई प्रजाति वर्ष में 2 बार बच्चा देती है, जबकि देसी मादा सुकर 2 वर्ष में मात्र 3 बार बच्चे देती है। साथ ही साथ झारसुक जो है देसी नस्ल की से अगर तुलना की बात करें तो अगर 5 से 6 किलो दाना खा करके 1 किलो वजन बढ़ाता है देसी नस्ल, तो झारसुक नस्ल 2.5 से 3 किलो दाना खा करके 1 किलो वजन बढ़ाता है। साथ ही साथ झारसुक नस्ल काला रंग होने के कारण काफ़ी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है काले रंग के सूकर को पसंद करते हैं। झारसुक नस्ल चूँकि देसी नस्ल से मिलकर बना है तो यहाँ के वातावरण के लिए काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। वातावरण में काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट करता है और बीमारियाँ होने की संभावना इसमें कम होती है दूसरे पशुओं की तुलना में। तो ज़्यादातर किसान परेशान होते हैं कि सूकरों में जो बीमारी है वो आ जाती हैं, तरह तरह की समस्याएं होती है, लेकिन झारसुक नस्ल जो है काफ़ी हार्डी होता है और इसमें बीमारियां होने की संभावना काफ़ी कम होती है, जिससे किसानों को ज़्यादा फायदा होता है। आहार व्यवस्था, ऊर्जा स्रोत के लिए सूकरों को मकई के बदले सस्ते दर में मड़ुआ या चावल का चोकर भी खिलाया जा सकता है। दाना मिश्रण में 50% मकई को इमली के बीज से बदला जा सकता है। दाना मिश्रण में 30% तक महरा, चावल, मड़ुआ या फॉर्मेटेड वेस्ट को मिलाया जा सकता है। होटलों की जूठन सामग्री के साथ सूकरों को हरी घास तथा चारा खिलाकर भी खिला सकते हैं। इससे लगभग 30% दाना मिश्रण की बचत की जा सकती है।
तो इन सब बातों को लेकर देखा जाता है कि झारसुक नस्ल जो है ये काफ़ी एक अच्छा नस्ल साबित हो रहा है किसानों के लिए। तो झारसुक नस्ल का पालन कर सकते हैं। झारसुक नस्ल की उपलब्धता हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी है, यहाँ से भी किसान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट पिग फार्म है कांके में, वहाँ से भी हमारे किसान झारसुक नस्ल के जो सूकर हैं वो खरीद सकते हैं। झारसुक नस्ल की जो नस्ल है वो सिर्फ बिहार और झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जिससे कि आसाम, उसके बाद नागालैंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब के किसान भी, बंगाल, ये सब के किसान भी झारसुक नस्ल यहाँ से ले जा करके उसका पालन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कर रहे हैं। तो झारखंड में इसकी काफ़ी संभावना है। अगर हमारे किसान भाई इसको करते हैं तो बाज़ार की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और प्रति सूकर अगर बात करें तो मांस के लिए अगर कोई किसान झारसुक नस्ल के सूकर को तैयार करता है तो प्रति सूकर 12 से 15 हज़ार उसको शुद्ध लाभ हो सकता है। और दूसरी तरह अगर बच्चे के लिए तैयार करते हैं तो 15 से 20 हज़ार प्रति मादा सूकरी प्रति वर्ष वो उनकी आमदनी हो सकती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश साफ रहेगा, तापमान में धीरे धीरे हल्की कमी होगी। इन दिनों न्यूनतम तापमान में काफी कमी हो गई है, जिससे विभिन्न फसलों में पाला मारने की संभावना बनी रहती है। अतः विभिन्न फसलों, सब्जियों को तापमान के प्रतिकूल असर से बचाने के लिए मिट्टी में नमी की कमी नहीं होने दें और जरूरत के हिसाब से नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। अगर संभव हो तो खेत के आसपास धुआं करें और निराई गुड़ाई कर मिट्टी में नमी को संरक्षित रखें। इस समय आलू और टमाटर की फसल में अंगमारी रोग के आक्रमण की संभावना बहुत अधिक है। अतः किसान भाई इन फसलों में रोग के लक्षण दिखाई देते ही अनुशंसित फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करें। विभिन्न फसलों, सब्जियों में नमी को संरक्षित रखने तथा खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए खेत में निराई गुड़ाई का कार्य अवश्य करें। देर से बोई गई गेहूं की फसल में अगर अभी तक यूरिया का भुरकाव नहीं कर पाए हैं तो खरपतवार नियंत्रित करने के बाद यूरिया का भुरकाव 22 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। यूरिया भुरकाव के समय मिट्टी में उपयुक्त नमी रहनी चाहिए। चना की फसल में बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद फूल आने से पहले खोटाई यानी निपिंग करें। इससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और अधिक शाखाएं निकलती हैं, जो अधिक से अधिक फूल और फलियां धारण करती हैं और फसल की उपज में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ खोटे गए पत्तियों को बेचकर आप फायदा भी कमा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि चने की खुटाई उसी खेत में करें जहां मिट्टी में समुचित नमी हो और पौधों की बढ़वार भी अधिक हो। टमाटर की फसल में इस समय अंगमारी रोग लगने की संभावना है। इस बीमारी में शुरुआत में निचली पत्तियों पर छोटे फीके भूरे चमकदार धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों पर फैलने लगता है और अंत में पत्तियां सिकुड़कर गिर जाती हैं। ऐसे लक्षण दिखाई दे तो अविलंब फफूंदनाशी दवा मैंकोजेब का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करें।
ठंड के मौसम में गाय बैल में एफएमडी यानी चपका रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगवाएं। अपने पालतू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए इनके रहने की जगह के आसपास आग जलाकर स्थान को गर्म रखें और दरवाजे एवं खिड़कियों में जूट के बोरे का पर्दा लटका दें। साथ ही साथ धूप निकलने के बाद पशुओं को बाहर निकालें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है राजपुर जिला बक्सर के रितेश कुमार ने। आपने बटेर पालन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बटेर पालन आज के दिनों में बिहार में एक तीव्र गति से बढ़ता हुआ मुर्गी पालन के क्षेत्र में एक क्रांति है। साधारणतः ग्रामीणों के बीच में ये भाव है कि बटेर बहुत गर्म होता है, इस वजह से वो गर्मियों के दिन में भी इसका सेवन नहीं करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। बटेर बहुत सुपाच्य होता है। गर्मी हो जाड़ा आप सालों भर बटेर का सेवन कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के बीच में भ्रांतियाँ हैं कि बटेर पालन पर बैन है, ऐसे कोई बात नहीं है और आप आसानी से उसको बेच सकते हैं। बटेर पालन में दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनको बीमारियाँ बहुत कम होती हैं। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित कैरी उत्तम, कैरी पर्ल है, कैरी सोनाली है, कैरी श्वेता है, बहुत ऐसे प्रभेद हैं जिसका पालन आप कर सकते हैं और इस पर कहीं से कोई भी प्रतिबंध नहीं है। बटेर पालन के लिए फराओ इंग्लिश सफेद, ब्रिटिश रेंज, कैरी उज्जवल और जापानी कोयल अच्छी नस्ल है। इनका पालन भी किसान कर सकते हैं। चूजा रखे गए आवास में रोशनदान और खिड़कियों का होना बहुत जरूरी होता है ताकि उन्हें एक समान हवा और रोशनी मिल सके। बटेर के चूजों को आरंभ में 29 घंटे प्रकाश की जरूरत होती है। गर्मी की व्यवस्था के लिए बिजली का बंदोबस्त करें। साथ ही ठंड के दिनों में चूजों का खास ख्याल रखें। बटेर के पालन में जो सबसे बड़ी बात है वो है उसके बच्चों का देखभाल। एक बटेर के बच्चे का वजन 8 ग्राम के आसपास का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना नाजुक बच्चा होता होगा। और ख़ास करके बच्चे में जो मोटिलिटी होती है वो उसके स्लिप्ड लेग के वजह से वो पाँव फिसल जाता है और उसकी पाँव जांघें टूट जाती हैं। जब बच्चे बाहर निकले तो आप कोशिश करें कि उसके ब्रूडिंग में कोरुगेटेड शीट का इस्तेमाल करें जिससे फिसलन उसके बच्चे को ना हो। उसको दूसरा जो सबसे बटेर पालन में ज़रूरी हो जाता है, उसको भी तापमान मुर्गी की तरह लगभग 37 डिग्री के आसपास पहले सप्ताह में पहले 2-3 दिन तो होना ही चाहिए और उसके बाद 2 डिग्री के आसपास से प्रतिदिन आप घटा करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ले जा करके रोक देंगे। बटेर 1 स्क्वायर फीट में आप 6 बटेर का पालन कर सकते हैं और आप इसका फ्री रेंज सिस्टम में, डीप लीटर सिस्टम में, जैसे मुर्गी का आप घर बनाते हैं आप उस तरह से डीप लीटर सिस्टम में पालन कर सकते हैं। और बेहतर होता है कि केज बैटरी सिस्टम आप को बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने कहा ना कि 1 स्क्वायर फीट में 6 बटेर पालन कर सकते हैं, तो आप अगर केज बैटरी सिस्टम लेयर बाय लेयर अगर आप लोहे का केज बना सकते हैं तो आपको कितनी बड़ी संख्या में बटेर पालना है उस हिसाब से उतने स्क्वायर फीट का मल्टीपल लेयर में आप केज बना लीजिए। दाने की व्यवस्था वहीं होगी, अंडे बाहर आ जाएंगे और आप इसको अपने अनुरूप चाहे डीप लीटर से सिस्टम से करना चाहें या केज बैटरी सिस्टम में पालना चाहे बड़ी आसानी से पाल सकते हैं। और केज बैटरी सिस्टम में बटेर का प्रबंधन और आसान हो जाता है और अपेक्षाकृत देखा गया है कि बटेर के वजन में भी काफ़ी वृद्धि होती है। बटेर पालन पिंजरा विधि से करना अधिक सुविधाजनक और लाभकारी होता है। 2 सप्ताह पुरानी बटेर को पिंजरे में रख सकते हैं। इसके लिए पिंजरा 3 गुना 2.5 गुना 1.5 वर्ग फीट आकार वाला उपयुक्त होता है। व्यावसायिक अंडा उत्पादन के लिए कई पिंजरों की जरूरत होती है। इनके प्रजनन के लिए 3 मादा पक्षियों के साथ एक नर पक्षी को रखना चाहिए। बटेर की अच्छी गुणवत्ता के लिए आहार भी अच्छी मात्रा में देना होता है। इसके लिए किसान मुर्गी पालन में उपयोग होने वाले आहार का प्रयोग कर सकते हैं। एक वयस्क बटेर को एक दिन में तकरीबन 20 से 35 ग्राम आहार देना चाहिए। वहीं इनके चूजों को तकरीबन 27% प्रोटीन तथा वयस्क के लिए 22 से 24% प्रोटीन युक्त आहार का प्रयोग करें।
बटेर के फीड में आप जो मुर्गी का जो प्री स्टार्टर दाना होता है आप उसको दें, नहीं तो थोड़ी प्रोटीन की मात्रा बनाकर और एक विशेषज्ञ से भी आप सहायता स्थापित कर बटेर पालन के लिए आप खुद घर में ये पैदा कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके पानी देने का तरीका। देखिए, बटेर के बच्चे मात्र 8 ग्राम के होते हैं, अगर आप उनको वैसे पानी देंगे तो भीग जाएंगे और निमोनिया से बड़ी संख्या में बच्चे मर जाते हैं। इसके लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे 100 ml 150 ml के आजकल बटेर के लिए ड्रिंकर्स मिलते हैं, आप उसके जो पानी का जो पोर्शन आता है उसमें कोई रुई डाल दें, कोई फोम डाल दें, जिससे कि चूस करके बटेर का बच्चा पानी पिए। ये अरेंजमेंट कर सकते हैं तो ये करें, तो आपको बड़ी संख्या में इसके फ़ायदे हैं। एक बटेर का बच्चा मार्केट में 13 रुपये से 15 रुपये के बीच का आता है और इसको 36 दिन तक पालने में लगभग 20 रुपये का 25 रुपये का टोटल 35 रुपये के आसपास इसकी लागत बैठती है। और मार्केट में आप देख रहे होंगे सरकारी संस्थानों में 50 रुपये के आसपास इसका प्रति बटेर दाम है और ये मार्केट में 150-200 रुपये के जोड़े के आसपास आता है। इसको किसी वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अलग अलग साइटों पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप उसको भी देखकर जानकारी प्राप्त करें। निकट के कृषि विज्ञान केंद्रों से वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और बिहार सरकार में पदस्थापित जितने भी पशु चिकित्सक हैं उनसे आप संपर्क स्थापित कर आप जानकारी प्राप्त कर बटेर पालन को अपना एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।